प्रिय दर्शकों, आज एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा और अनकहे मुद्दे पर जिस पर बात नहीं होती है, उस पर विचार विमर्श करने हेतु हम सभी आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुए हैं। आज की इस परिचर्चा का विषय है महिलाओं में एनीमिया की समस्या और समाधान। तो इस पर बातचीत करने हेतु हमारे बीच हमारे दो विशिष्ट अतिथि सम्मिलित हुए हैं। तो इसके पहले संचालक के रूप में मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर प्रतिमा, मैं समाजशास्त्र विभाग, महिला महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आइए अब हम अपने अतिथियों का आपसे परिचय करवाते हैं। हमारी पहली अतिथि वक्ता हैं डॉक्टर रुचि पाठक। आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और आप महामना कैंसर संस्थान पे कार्यरत भी हैं। और मैडम के बारे में एक विशेष बात मैं अवश्य बताना चाहूँगी कि महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पे उनकी जागरूकता को लेकर के मैडम रुचि के पास तकरीबन 25 वर्षों का अनुभव है। तो मैडम, मैं आपका भी बहुत बहुत इस परिचर्चा में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। हमारी दूसरी जो वक्ता हैं ये डॉक्टर निशा प्रकाश हैं। मैडम जो है वो आहार विशेषज्ञ हैं और मैडम के पास लगभग 15 वर्षों का अनुभव है, जो मैडम महिलाओं के आहार संबंधी या यूँ कहें कि महिला पुरुष सबके आहार संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उस पर काम करती हैं। तो मैडम, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। दर्शकों, प्रिय दर्शकों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा आज परिचर्चा का जो मुख्य विषय है वो है महिलाओं में एनीमिया की समस्या और समाधान। ये बेहद दुखद बात है कि जब हम इसके आंकड़े देखते हैं तो भारत में तकरीबन 57% महिलाएं और वैश्विक स्तर पे तकरीबन 28 से 30% महिलाएं जो है वो एनीमिया से ग्रसित हैं। फिर भी इस गंभीर मुद्दे पर, इस गंभीर विषय पर जिस स्तर का बातचीत होना चाहिए उसकी हमें काफ़ी कमी दिखती है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि हमारी यह परिचर्चा काफ़ी हद तक आप लोगों का ज्ञानवर्धन करेगी। और इसी परिचर्चा को प्रारंभ करते हुए मेरा पहला सवाल मैडम रुचि आपसे मैं करना चाहूँगी। जैसा कि हमने जो आंकड़े देखे कि इतनी बड़ी मात्रा में, मतलब आधी आबादी की आधा प्रतिशत वो एनीमिया से ग्रसित है, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एनीमिया होती क्या है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आधी से ज़्यादा आबादी इस चीज़ से ग्रसित है, पर शायद हम लोग जितने चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो अनीमिया सीधे सरल शब्दों में समझें तो शरीर में खून की कमी को बोलते हैं। हमारे ब्लड में या खून में हीमोग्लोबिन होता है, लाल कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के हर कोशिका, हर अंग में जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी को हम लोग अनीमिया कहते हैं। जी मैडम, इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे कोई स्त्री कैसे यह जानेगी कि वो इस बीमारी से ग्रसित है या उसके प्रति वो कैसे जागरूक रहेगी? देखिए, लक्षण की हम बात करें तो अनीमिया एक ऐसी बीमारी है कि शरीर के हर अंग को ये प्रभावित करती है। चलिए हम अगर अपने शारीरिक संरचना की बात करें, हम एक एक करके ऊपर से नीचे आएँ, तो हम अपने नर्वस सिस्टम या ब्रेन या दिमाग की चर्चा करें तो क्या होगा। लक्षण की अगर जैसे आप बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन होना, एकाग्रता ना लगना, चिड़चिड़ापन, बहुत थकान, कन्फ्यूजन, कई बार डिजीनेस या चक्कर खाना या चक्कर खा के लोग गिर भी जाते हैं। ये अनीमिया का लक्षण जब ब्रेन में जा रहा है, नर्वस सिस्टम में। जी। नीचे आए, हम हार्ट में आए तो जरा सा भी चल दिए, थोड़े से ही काम पे, थोड़े से ही मेहनत के काम पे सांस का फूलना, नहीं कहते दम फूल गया या सांस उखड़ गई, हार्ट पे एक बंधन महसूस होना, भारीपन होना चेस्ट में, वो लक्षण हो सकता है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वास प्रणाली की बात करें तो सांस फूलते रहना, जिन लोगों में दमा की बीमारी है या COPD है उसका बढ़ जाना, वो भी अनीमिया के चलते होता है। अब हम अपने पाचन तंत्र पे आ जाएं तो मेल अब्जॉर्प्शन क्या होगा अनीमिया के चलते, जो हम खाना खा रहे हैं उसका प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा। उससे क्या होगा, जीभ में देखते छाले, ग्लोसाइटिस हो जाना, यानी जीभ देखेंगे सपाट हो गई है, जो टेस्ट पर हैं वो डैमेज हो जाते हैं। या जो एंगल ऑफ माउथ है, जो मुख के कोने हैं उसका कटना, वो लक्षण हो सकता है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आ जाएं, चूँकि हम सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यानी कि जो हमारे ओवरीज या अंडकोश या बच्चेदानी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसमें बांझपन यानी कि बच्चा नहीं हो पाने की बीमारी, वो भी अनीमिया से होती है। वो क्यों होती है?
मासिक चक्र खून की कमी के चलते अनियमित हो जाता है, यानी बार बार मासिक का आना, मासिक का ज़्यादा आना, ये अनीमिया का लक्षण भी हो सकता है और कारण भी हो सकता है। साथ ही साथ जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, खून की कमी होगी, तो जो अंडकोश बनता है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, उसके चलते प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई और महिला एनीमिक है, खून की बहुत कमी है, तो अबॉर्शन हो, रक्तस्राव हो जाना। उसके बाद क्या होगा, प्री टर्म डिलीवरी, समय के पहले डिलीवरी का हो जाना, या बच्चे का मृत पैदा होना, या फिर डिलीवरी के बाद आप लोग देखते होंगे पोस्टमार्टम हेमरेज हम लोग बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रक्तस्राव का होना, ये भी अनीमिया के चलते होता है। अब हम बात करें मसल या मांस की, मतलब जो मसल होता है हमारे बॉडी का, तो कहेंगे बहुत थकान, बहुत फटीग लग रही है, सो के उठे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, कमज़ोरी लग रही है, सुस्ती लग रही है, ये लक्षण हो गया। महिलाओं में बात करें तो सौंदर्य बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो बालों का झड़ना, बालों का टूटना, स्किन का पेल हो जाना, ड्राई होना, नाखून का टूटना, ये सब अनीमिया के चलते होता है। और ये सब एक शारीरिक ये तो हुआ, उसके साथ साथ ये मेंटल एंग्जाइटी, चिंता और साथ साथ डिप्रेशन तक को बढ़ावा दे सकता है। डॉक्टर रुचि, आपकी बातें सुनकर एक बात मेरे दिमाग में चल रही है कि सचमुच ये बेहद गंभीर बात है और बहुत बारीक और बहुत ख़तरनाक इसके प्रभाव हैं। और आपकी एक बात बहुत सही लगी कि एनीमिया के ये कारण भी हैं और लक्षण भी हैं। अच्छा डॉक्टर रुचि, एक बात और मुझे बताएं कि चूँकि आपने तो इसके बारे में बताया कि किस कमी से होता है, लेकिन इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं? यदि हमारे दर्शकगण इसको जानेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा और जागरूक हों इस बीमारी के प्रति। तो जैसा हमने लक्षण बताया, ब्रेन में जैसे इन सब दिक्कतों के चलते, कन्फ्यूजन होने के चलते, डिजीनेस होके, चक्कर खा के गिर जाने के चलते आदमी काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। जो बच्चे एनीमिक मदर्स हैं, अगर माँ को अनीमिया की शिकायत है, तो उन बच्चों का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंस होता है उसको अफेक्ट करता है। बच्चों में अनीमिया हो सकता है, उनका ग्रोथ कम हो जाता है। उसी तरह से बहुत सीवियर एनीमिया में हार्ट फेलियर हो सकता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हमने बताया, अगर मान लीजिए बहुत सीवियर एनीमिया, उसका इलाज नहीं किया गया तो माँ की भी मृत्यु हो सकती है। और देखा जाए तो 20% जो मातृ मृत्यु दर है वो अकेले आयरन डिफिशियंसी अनीमिया के चलते होती है। एनीमिया के चलते अनीमिया 20%। उसमें भी अनीमिया के कारण कई हो सकते हैं, जैसा हमने बताया खून में जो लाल कोशिकाएं होती हैं उनकी कमी या हीमोग्लोबिन की कमी। तो आप ऐसे समझें कि कोई भी चीज़ जिसके चलते या तो खून बन नहीं पा रहा है, खून नहीं बन पाने का क्या कारण, या तो हम डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। तो खून बनने के लिए हमारे डाइट में आयरन का होना ज़रूरी है, विटामिन B12 का होना ज़रूरी है, फॉलिक एसिड का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि जो पेट में कीड़े होते हैं उसके चलते भी कई बार आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होती है या अनीमिया होती है, तो उसका इलाज करना पड़ सकता है। दूसरा है कि हम खा तो पर्याप्त मात्रा में रहे हैं लेकिन ब्लड लॉस हो गया। ब्लड लॉस कब होता है? नॉर्मल फिजियोलॉजी देखें तो मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में जी बिल्कुल, उसमें तो काफ़ी ब्लीडिंग होती है। डिलीवरी के समय ब्लड लॉस होता है, या कभी एक्सीडेंट में भी हुआ तो सीवियर ब्लड लॉस से अनीमिया हो सकता है। तीसरा हो गया कि सब कुछ है, ब्लड लॉस, एक्सीडेंट अचानक नहीं हुआ लेकिन अंदर ही अंदर खून ब्लड सेल्स का टूटना, जैसे आपने थैलेसीमिया या सिकल सेल अनीमिया का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोलिटिक अनीमिया। तो ये सारे कारण हो सकते हैं अनीमिया होने के। डॉक्टर रुचि, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो हमें कैंसर और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, माइग्रेन, ये सारी चीज़ों पे हम बेहद बात करते हैं। ज़रूरी मतलब कि बड़े बड़े मंचों से भी इन विषयों पे बात होती है, लेकिन एनीमिया इतनी गंभीर समस्या है जो स्त्री के स्वास्थ्य से लेकर उसकी मृत्यु तक का कारण बन सकती है, उस पर कोई बातचीत नहीं होती है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये ज़रूरी प्रश्न है कि क्या ऐसा होता है कि उम्र की भी बात होती है कि किस उम्र के लोगों के या किस उम्र की स्त्रियों में एनीमिया ज़्यादा पाया जा सकता है, या क्या उम्र के हिसाब से उनमें एनीमिया की समस्या ज़्यादा हो सकती है? बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने। आप ऐसे देखें कि जो एडोलेसेंट या जो बच्चियां जिनका मासिक चक्र शुरू हो गया है, उनको हर महीने शरीर से आयरन का लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो उनमें जो आयरन की रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, चूँकि उनके जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको भी खून की ज़रूरत है,
प्लेसेंटा है, डिलीवरी के समय ब्लड लॉस होता है, उनमें भी आयरन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। हाँ, लेकिन एक बार जब मेनोपॉज हो गया यानी कि रजनोवृत्ति के बाद जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो एक मेल जैसा, पुरुष जितना ही हो जाता है। जी जी। तो डॉक्टर रुचि, यदि ये कहें तो ये विशेष तौर पे खान पान में जो इग्नोरेंस होता है या फिर हम जो लापरवाही करते हैं, स्पेशली विशेष तौर पे स्त्री वर्ग, तो उनकी इस लापरवाही या यूँ कह लें कि उनकी अज्ञानता की वजह से जो है महिलाओं में इतना प्रतिशत बढ़ गया है एनीमिया की प्रॉब्लम। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, और चूँकि मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी भी हूँ तो मुझे ये लगता है कि इसके सामाजिक पहलू पे बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक स्त्री खुद पे ध्यान नहीं देती, अपने खान पान पे, अपने स्वास्थ्य पे, अपने मानसिक स्वास्थ्य तो स्त्री की परिधि से बहुत दूर है। डॉक्टर रुचि एंड डॉक्टर निशा जी, आप लोग भी साथ मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य की बात तो बाद में होती है, स्त्रियाँ अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं ध्यान देती हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि एक सामाजिक समस्या के रूप में उसे देखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे समाज की जो संरचना है, जहाँ पे एक अच्छी स्त्री होने की जो परिभाषा गढ़ी गई है समाज के द्वारा, प्रतिसत्ता के द्वारा, उसमें उन स्त्रियों को बहुत अच्छा माना जाता है, उनको बहुत एप्रिसिएशन भी मिलता है। जो स्त्रियां खुद को केंद्र में नहीं रखती हैं, जो स्त्रियां अपने बारे में सेल्फ केयर नहीं करती हैं, जो अपने बारे में बात नहीं करती हैं, जो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम लोगों से शेयर नहीं करती हैं, उनको बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत साधारण सा एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी, ये सबके घरों में देखा जा सकता है कि आमतौर पे स्त्रियाँ सबको खाना खिलाने के बाद खाती हैं। जब उनके ब्रेकफास्ट का समय चला जाता है, लंच के समय पे वो ब्रेकफास्ट करती हैं। तो बड़ी छोटी लेकिन बहुत आवश्यक बात है जिस पर कि हमें गौर करना चाहिए। और जब हम सामाजिक सरोकारों में देखते हैं तो इसकी मुझे सबसे बड़ी जो मुख्य जो इसकी कारण दिखती है, जो कारक दिखता है, वो यही होता है कि स्त्रियों को खुद पर गौर न करने का, खुद पर ध्यान न देने का पुरस्कार भी काफ़ी दिया जाता है। जैसे अभी हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि उनको प्रशंसा की जाती है उनकी कि ये बहुत अच्छी है कि ये अपना ध्यान नहीं देती, अपने पति का, बच्चों का, परिवार का पहले ध्यान देती है। तो माफ़ करिए, ये अच्छाई नहीं है, ये बेवकूफ़ी है कि यदि आप सर्वप्रथम खुद का ध्यान नहीं देती हैं तो यदि आप खुद का ध्यान नहीं देंगी तो परिवार आपके कंधों पे है, सबकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। तो बहुत ज़रूरी है कि खुद को केंद्र में लाया जाए और आपस में अपने आहार पे, अपने मानसिक स्वास्थ्य पे, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे, अपनी डेली रूटीन पे ध्यान दिया जाए। तो चलिए, जब हम आहार की बात करते हैं जो कि एक आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है स्त्री के स्वास्थ्य का, तो फिर हम वापस आते हैं अपनी आहार विशेषज्ञ डॉक्टर निशा प्रकाश जी के पास। डॉक्टर निशा, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसा अभी हम लोगों की इतनी देर की परिचर्चा में यह तो स्पष्ट हो गया है कि स्त्री का स्वयं के प्रति ध्यान न देना, अपने आहार के प्रति ध्यान न देना एक बहुत बड़ा कारण होता है एनीमिया जैसी और भी बहुत सारी बीमारियों का। तो उनके आहार में क्या क्या स्पेसिफिक उनको डाइट लेनी चाहिए और उनको कैसे अपना रूटीन बनाना चाहिए? जैसा कि मैम ने कहा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और आपने कहा कि वुमेन्स अपना केयर खुद नहीं करती। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप सारे फैमिली का कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन जब आप अपना खुद ही केयर नहीं करोगे तो आप अपनी हेल्थ को तो बिगाड़ रहे हो। जी बिल्कुल। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए अगर आपने सारे फैमिली का केयर किया जी, तो वो बेस्ट है, ना कि अपने आप को इग्नोर करके और आपने पूरे सारी चीज़ों को ध्यान किया। तो अपना सेल्फ केयर भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि फैमिली का है। और अब रही डाइट की बात, तो रियली डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसलिए ज़रूरी क्योंकि हमारी बॉडी जो एक सेल से स्टार्ट होती है और वो डिवाइड होते होते एक बॉडी का रूप लेता है जो माँ के गर्भ में होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करता है। लेकिन वो जो सेल है जो डिवाइड हो रहा है उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है और वो एवरी जिसको पोषक तत्व, वो पोषक तत्व जो है सुबह से लेकर रात तक बॉडी की नीड है। अच्छा, सिंपल सी चीज़ है। हर खाने में आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप कार्ब भी ले रहे हो, कि प्रोटीन ले रहे हो, मिनरल्स ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो और मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हो, ओमेगा का सोर्स ले रहे हो। अगर आपने हर प्लेट में उस चीज़ का ध्यान रखना सीख लिया तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का डिफिशिएंसी या पोषण तत्व की डिफिशिएंसी होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। जी जी। और ये सारी चीज़ें हमारे पास आसानी से उपलब्ध है। अगर आपकी एनीमिया की बात कर रहे हो तो सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। एनीमिया की जो प्रॉब्लम की जो इसको बीमारी ना समझें, इसको हमारी नज़र में तो ये है कि आप अपने आप को खुद लापरवाही कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो सिम्टम्स को। कुछ कारण हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन ज़्यादातर ये कहूँगी कि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या खाना हम खा रहे हैं और उसमें सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। अगर वो चीज़ें हैं
तो आपकी बॉडी में वो सारी न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी नहीं होगी। एनीमिया कहते हैं आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी। अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन एक नहीं है, मोठ है, मूंग है, चना है, जो बहुत आसानी से मिलती है, और उसको आप अपने खाने में, सत्तू जो सबसे कॉमन सी चीज़ है, जिसको कि कहा जाए कि हर दो चौराहे से लेकर के हर घर में रहते हैं, लेकिन वो प्रतिदिन आपके खाने में रहे, आइदर दिस आइदर दैट, और वो अगर आपके रहता है, उसके साथ आप कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि आयरन का अच्छे सोर्स हैं, जिसमें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का बहुत कॉमन कहा था। हाँ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नींबू का, मतलब विटामिन सी का सोर्स होना, क्योंकि वो आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। प्रोटीन में जब आप विटामिन सी का सोर्स ऐड कर देते हो, तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें सारी चीज़ें हो, और नहीं तो दाल में कुछ चीज़ें, कोई भी वेजिटेबल्स, जैसे आपको कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, कैरेट है, पम्पकिन है, इस तरह की जो भी आपके आसपास मिलती है, दूर की चीज़ें नहीं, उनको आप ऐड करो और उसमें थोड़े से नींबू डाल लो। एनीमिया की प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत कम है। तो चीज़ें छोटी हैं, लेकिन करने के लिए लोग नहीं करते हैं। अगर जिनको भी एनीमिया है, मैं उनसे ही सवाल करती हूँ, आप पूछो पीछे कि आपने लास्ट 10 ईयर से 5 ईयर से क्या खाना खाया है। सवाल का जवाब उनको खुद मिल जाएगा कि मैम हमने तो ये सारी चीज़ें खा ही नहीं रही थी। जी बिल्कुल, तो ये तो बड़ा अच्छा संदेश आपने हमारी बहनों को दिया कि जो हमारे जो खाने की थाली होती है वो महज खाने से न भरी रहे, वो उन पोषक तत्वों से भरी रहे जो हमारे आसपास, हमारे रसोई घर में बहुत आराम से मिल सकता है और बहुत महंगे भी नहीं होते। डॉक्टर निशा, क्या इसके अलावा और भी कुछ ऐसे आहार हैं जिसको कि हमारी बहनें आराम से ले सकती हैं? और चूँकि हर वर्ग की स्त्रियाँ हमारे कार्यक्रम देखती हैं डॉक्टर निशा, तो हो सकता है कि वित्तीय रूप से वो उतनी मजबूत ना हो, तो क्या और भी हमारे रसोई में ऐसे आहार होते हैं जो हर वर्ग और हर स्तर की स्त्रियां अवेल कर सकें? तो आप हमारी बहनों को उनका नाम बताएं। व्हीट ग्रास जूस, गेहूं की बाली, जो हमारे यहाँ पूजा में, अच्छा, गेहूं की बाली हमारे पूजा में सब लोग जानते हैं कि डालो और उगते हैं। गेहूं की बाली जो है, बस उसका एक ही गुण है कि वो चीज़ें आप तुरंत उसको काटो, सिर्फ 6 इंच तक लंबे होने चाहिए, और उसको तुरंत काटो, तुरंत पीसो, क्योंकि जैसे जैसे मिनट उसका टाइम बीतता जाता है, वो इट्स अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट, और ये चीज़ें जो आपको 200 ग्राम में आप पूरे महीने खा सकते हो। 200 ग्राम भी हम शायद ज़्यादा बोल दे रहे हैं, क्योंकि एक मुट्ठी गेहूँ अगर आपने 7 पॉट में गाया, एक दिन मंडे को अलग, दूसरे ट्यूसडे अलग करके 7 डेज, मंडे का नेक्स्ट मंडे तक वो ग्रो कर जाएगा, और आप उसको कट करो और तुरंत मिक्सी में डालो पानी के साथ पी करके उसको, उससे कई सारे फ़ायदे तो हैं ही हैं, और ये शायद सबसे सस्ती चीज़ है और बेहद प्राकृतिक भी है, इसमें किसी तरीके का कोई। दूसरा आपने बोला कि नट्स, सच्ची बात है, काजू, किशमिश, बादाम सबके अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मूंगफली आराम से, वही न्यूट्रिशन आपके उसमें भी है। और ज़्यादा मूंगफली जो लोग खाते हैं तो लोग 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम खाते हैं। इतना अधिक खाना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी उतना तो एब्जॉर्ब नहीं करता, बाकी सारा बॉडी से निकल जाता है। 10 ग्राम 20 ग्राम 5 ग्राम ये हमारी नीड है बॉडी की। तो अपने 10 दाने 20 दाने भी खा लिया अगर रोज़, ना कि एक दिन 100 ग्राम खा लिया, वो 100 ग्राम तो आपको नुकसान ही करेगा। जिससे अच्छा है कि आप उस चीज़ों को 10 दिन डिवाइड कर लो, कॉस्ट अपने आप कम हो जा रहा है। मतलब संतुलन हमारे व्यवहार और जीवन में ही नहीं चाहिए, हमारे आहार में भी संतुलन चाहिए, अनुशासन चाहिए। बिल्कुल जी। डॉक्टर निशा, मुझे एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगी या आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे जो आहार हैं, तो जो हमारी किशोरियाँ होती हैं, उसके बाद वयस्क महिलाएं होती हैं, और ऐसी स्त्रियाँ भी होती हैं जिनमें मेनपॉजल सिचुएशन आती है, उनके महीने बंद होते हैं, तो क्या आहार भी कुछ इस हिसाब से, उम्र के हिसाब से आहार भी स्पेसिफिक, जैसे होता है कि इस एज ग्रुप को ये आहार लेना चाहिए, वयस्क महिला है तो उसको ऐसा आहार लेना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी शायद थोड़ा सा वो कमज़ोर होने लगता है, पाचन तंत्र कहते हैं। तो ऐसा कुछ यदि सुझाव हो तो हमारी बहनें ज़रूर जानना चाहेंगी आपसे। बिल्कुल। माँ प्रेग्नेंट होने के पहले से कहा जाता है कि आयरन एंड कैल्शियम वाली चीज़ें बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर रहता है, तो वो गर्भावस्था के दौरान उसकी बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। गर्भावस्था के दौरान माँ का आयरन का जो बेस है उसका जस्ट डबल बॉडी की नीड हो जाती है, और कैल्शियम की भी ऑलमोस्ट। लेकिन लोग क्या करते हैं, सोसाइटी ज़्यादा रोटियों पे कितनी रोटियां बढ़ाओ, घी कितना उसमें डाल रहे हो, कितने रिच फूड खा रहे हो, उसके आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि अगर जहाँ खबर मिलती है तो लोग इस सब चीज़ों के ऊपर बढ़ा देते हैं, घी ज़्यादा देने लगते हैं। बॉडी की नीड उतनी नहीं है। अगर नॉर्मल आदमी की 15 ग्राम है तो उससे में बस 25 ग्राम हो जाती है। ठीक है, आप 30 ग्राम तक दो, लेकिन लोग सुनने में आता है 8 किलो 10 किलो घी खिला दिया।
उतनी वो नुकसान ही करता है। तो उस वक्त हमारी नीड बढ़ रही है, लेकिन वो नीड हमारी जिस चीज़ की बढ़ रही है वो वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड आपकी इसकी भी बढ़ रही है। तो जब भी आप खाना खाओ तो उसको ऐड करो, ना कि सिर्फ घी, तेल और रोटियाँ। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि 8 रोटियाँ खाओ या 10 रोटियाँ खाओ तो बहुत अच्छा है। तो आपने क्या किया, अनबैलेंस डाइट दिया। सभी चीज़ें दो और उसमें उसकी मात्रा बढ़ाओ। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, थोड़े नट्स हैं, इन सब चीज़ों को बढ़ाओ, बच्चों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर रुचि, मैं आपसे ये मतलब हमारी बहनें जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, क्या उनके लिए बेहद कम शब्दों में, क्योंकि समय की सीमा रहती है, बेहद कम शब्दों में आप हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, हम आप लोग से यही गुजारिश करेंगे कि त्याग की प्रतिमूर्ति न बने। जिस तरह बेहद से जरूरी बात है। आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपने पति, सास, ससुर, बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से अपना ख्याल रखें। बैलेंस डाइट जैसा अभी डॉक्टर निशा ने बताया उसका सेवन करें, गुड़ और जो फल सब्जी उन्होंने बताया, और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। थैंक यू। डॉक्टर निशा, आप हमारी बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैम ने जो कहा, आप जैसे अपने परिवार का ध्यान रख रहे हो वैसे ही आप अपना भी ध्यान रखो, क्योंकि ये आपकी नींव है। आप ही खुश नहीं रहोगे तो आप अपने परिवार को लाख खुशियाँ देने की कोशिश करो, खुशियाँ नहीं मिलती हैं। जब इंसान जो अंदर से खुश रहता है वही लोगों को भी खुशियाँ दे सकता है। और बैलेंस डाइट जैसे परिवार के लिए ज़रूरत है, परिवार के लिए भी जानना, क्योंकि माँ जब खाना बनाती है तो सारे परिवार के लिए बनाती है, तो उनका भी ये जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ें, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, ऑल 5 फूड ग्रुप्स, और वो खाना वो खुद भी खाएं, क्योंकि अननेसेसरी बीमारियों को जन्म देती है। जैसे एनीमिक में मैम ने बताया ये प्रॉब्लम है। सच्चाई है कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो सेल तक पहुंची नहीं, सेल वीक हुआ तो बीमारियों ने धीरे धीरे शुरू किया। लेकिन ये टाइम बहुत लंबा लगता है, क्योंकि जब लोगों से बातें करो तो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, जो सुन भी रहे हो वो भी कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है। 10 सालों का समय लग सकता है, क्योंकि हमारा जो गट बैक्टीरिया होता है वो बॉडी को संभालने में बहुत हेल्प करता रहता है। डॉक्टर रुचि, आप कुछ कहना चाहती हैं? एक चीज़ और बोलेंगे कि आपके शरीर में जो भी लक्षण आते हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करें। आपका शरीर आपको स्वयं बताता है कि ठीक नहीं है। आप डॉक्टर से चेकअप कराएं, एनुअल हेल्थ चेकअप साल में एक बार जरूर कराएं। सिंपल ब्लड टेस्ट CBC होता है, उससे पता चल जाएगा हीमोग्लोबिन कैसा है, और कोई भी लक्षण आने पे तत्काल आप डॉक्टर को संपर्क जरूर करें। तो प्रिय दर्शकों, और ख़ास करके विशेष तौर पे प्रिय स्त्रियां, आपके लहू से एक जीवन संचारित होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से जब भी कभी हम इस समस्या पे बात करें तो वो प्रतिशत मुझे कम दिखे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। सादर धन्यवाद। थैंक यू।